चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों को ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ली का साथी आकर उसे फोन देते हुए बोलता है कि कैप्टन आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है, जिसे सुनकर ली थोड़ा सा खुश होते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा बंदा, आखिर तुम उसे इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बुला रहे हो, उसने अभी तक इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है यार। दूसरा बंदा, लेकिन कैप्टन ने तो मुझे उसको इनकी गर्लफ्रेंड बुलाने के लिए ही कहा था। और साइड की तरफ से ली गुस्से में, तुम दोनों 10 लैप्स और दौड़ोगे, वो भी बेट के साथ। ली साओबी से बातें करते हुए, साओबी आखिर तुमने इस टाइम में मुझे फोन किया है, क्या बात है। साओबी कहती है कि हम लोग एक मिशन पे जाने वाले हैं जिसमें कुछ दिन लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी जाने से पहले, क्या तुम बिजी हो। ली कहता है कि नहीं, हमारा रेजिमेंट स्टेबल होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है और अभी ब्रेक का टाइम है, तो मैं बिजी नहीं हूँ। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये कैसा मिशन है जिसमें तुम्हें कुछ दिन लगने वाला है। साओबी किसी पे नजर रखते हुए ली से कहती है कि ये एक क्लासिफाइड मिशन है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन ये डेंजरस नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ली बोलता है तो ठीक है, जब तुम वापस आ जाओगी तब मुझे तुम कॉल करना। साओबी मन में कहती है कि एंटर करने वाला ये तीसरा बस है, पहले दो के समान। इस बस में फुल कैपेसिटी दिख रही है, लेकिन ड्राइवर के अलावा कोई भी लिविंग बीइंग दिखाई नहीं दे रहा। इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये ट्रक मॉन्स्टर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन ड्रैगन ग्रुप में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर से हाई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया गया है और ड्रैगन ग्रुप को इसके बारे में कोई भी जानकारी है। क्या ऐसा हो सकता है। साओबी ली से कहती है कि ली, जो रिपोर्ट मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे हेडक्वार्टर में सबमिट कर दिया। ली कहता है कि हाँ, पर चीफ की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया है। और साओबी कहती है मैं समझ गई। और ली कहता है कि तुम दोबारा से रस करके डाटा रूम में मत चली जाना। और साओबी बोलती है कि मैं समझ गई, और अपने मन में कहती है इन सारी चीजों को समझने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे हायर ऑफिसर्स हैं उन लोगों को इस मैटर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। हो सकता है कि ये सारे लोग एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हो। फिर वो ली से कहती है कि ली, और ली बोलता है कि हाँ कहो। साओबी कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी ना, तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। इसे सुनने के बाद तो ली के मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। ये बातें सीन के पीछे हो रही है, जहां वो दोनों बंदे में से एक बंदा बोलता है कि कैप्टन वापस आ गया, और दूसरा बंदा कहता है कि देखो कैप्टन पर्वर्ट की तरह स्माइल कर रहे हैं। और उनकी बातों को सुनकर ली बोलता है कि तुम दोनों 10 और लैप्स दौड़ोगे। ली को साओबी से बात किए हुए एक सप्ताह हो चुका है, और वो इसी बारे में सोचते हुए बोलता है कि साओबी अभी तक वापस कैसे नहीं आई, और ना ही वो मेरे फोन कॉल को आंसर कर रही है। अनाउंसमेंट होता है कि किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर में सीडर का अटैक हो गया है, इस वजह से रेजिमेंट 22 फिनिक्स आर्मी को वहां पर रिपोर्ट करना होगा। ये ली का रेजिमेंट है। और ली का साथी बोलता है कि कैप्टन अब समय हो गया है कि हम लोग को मूव लेना होगा। और ली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और फिर एनालिसिस करने वाला एक बंदा एयरफोन से कहता है कि ये एक न्यूली अपेयर सीडर है, जिसे 17th सीडर के तौर पर डिजाइन किया गया है, और डिजास्टर लेवल है 8। साथ में इसका स्पेसिफिक एबिलिटी अननोन है। करेंटली ऑब्जर्वेशन से ये बात पता चला है कि जिस लोकेशन पे ये टारगेट मौजूद है वहां पर का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री के आसपास है। इस वजह से सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। और साथ में इस बात को नोट कर लो कि लोकेशन के अंदर में कोई भी लिविंग बींग्स नहीं है, इस वजह से तुम लोग अपने वेपन को जैसा मर्जी चाहे यूज कर सकते हो टारगेट के ऊपर। चाहे तुम लोगों को जो करना पड़े करो, लेकिन तुम लोगों को 17th सीडर को एलिमिनेट करना ही होगा। और ली दरवाजा को ओपन करके अंदर का नजारा को देखता है। मन में कहता है कि सीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर में अटैक कर रहा है, इससे पहले ऐसा कोई भी साइन देखा नहीं गया। सामने का नजारा देखने के बाद ली के तो होश ही उड़ जाते हैं, और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। और ली के सामने में हमारी साओबी, जो कि अब सीडर 17 बन चुकी है। साओबी ने रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद ज्यादातर साइंटिस्ट को जान से मार दिया है, और अब वो ली को ही देखे जा रही है। साओबी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने होशो हवास में है, लेकिन ली का फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है और रियल टाइमलाइन शुरू। साओबी बिना देरी किए हुए जीरो बाउंड्री रेन वाटर अटैक ली के अगेंस्ट में कर देती है। अब ली यहाँ पर उस अटैक से डॉच करते हुए बोलने लगता है, जब तुमने मुझे लास्ट टाइम कॉल किया था उस वक्त तुम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर में निगरानी कर रही थी। मुझे उस रिपोर्ट के ऊपर में ज्यादा अटेंशन देना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। जब तक तुम ट्रूथ को फाइंड आउट नहीं करोगी तब तक तुम शांत बैठने वालों में से नहीं थी, लेकिन मुझसे ज्यादा समझदार तो तुम थी। तुम्हें मुझे उन सारी चीजों के बारे में पहले ही बता देना था, आखिर तुमने मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया। ली साओबी के ऊपर में अटैक करने के लिए उसके नजदीक पहुंच चुका है, और साओबी से कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था, अगर तुम मुझे पहले ही इसके बारे में बता देती तो मैं तुम्हारे साथ में चलता। लेकिन साओबी ली के ऊपर में अपने जीरो बाउंड्री वर्नल इक्विनॉक्स स्किल्स से काउंटर अटैक कर देती है, लेकिन ली भी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, इस वजह से वो इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और साओबी ली को देखने लगती है, जहां
पर ली अब साओबी के जस्ट पीछे में आ चुका है और वो दोबारा से उससे पूछता है तो जल्दी मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। साओबी ने अपनी उंगली से इशारा कर दिया है जिसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर अपेयर होने वाला है और साओबी ने अपने जीरो बाउंड्री अवेकनिंग ऑफ इंसेक्ट यूज करते हुए एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को जस्ट ली के सामने में अपेयर कर दिया है, यानी कि साइड में। और ली अभी भी हमारी साओबी के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने साइड पर एक मॉन्स्टर को अवेकन लिया हुआ देखकर ली भी चौंक जाता है। साओबी मुस्कुराने लगती है क्योंकि शायद उसके मन में ये चल रहा हो कि ये मॉन्स्टर हमारे ली से डील कर सकता है, लेकिन तभी ली भी अपना जलवा दिखाते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर में एक बहुत ही भारी भरकम फ्लेम अटैक कर देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर अब बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और साओबी थोड़ा सा चौंक कर पीछे की तरफ से देखने लगती है कि आखिर पीछे में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ली इतनी जल्दी इस मॉन्स्टर का खात्मा कर देगा। ली गुस्से में चिल्लाते हुए साओबी से बोलता है कि जल्दी से मुझे जो कुछ भी तुम जानती हो सारी बातें बताओ, हम दोनों तो एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे, आखिर अब ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुम इतनी सारी बातों को मुझसे छुपाए हुए हो। साओबी ली के ऊपर में अपने जीरो बाउंड्री विंटर सोल स्टिक स्किल से अटैक कर देती है। ली साओबी के इस अटैक से पूरी तरीके से घिर चुका है और साओबी एक बार के लिए शांत हो जाती है। पता नहीं साओबी का ये कैसा अटैक है, लेकिन चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है। ली का नामो निशान नहीं दिख रहा है और हमारी साओबी ये सारी चीजों को शांति से देख रही है। और फिर हम देखते हैं कि एक अजीबो गरीब से आइस के बॉल के अंदर में हमारा ली शायद कैप्चर कर दिया गया है साओबी के द्वारा। साओबी का चेहरा अब थोड़ा सा मायूस हो चुका है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। बैकग्राउंड से ली की आवाज आती है कि माना कि इस एपोक्लिप्स वर्ल्ड में मैं तुम्हें फ्लावर्स ना भेज पाऊं और हो सकता है कि हम दोनों साथ में मिलकर शांति से सनराइज होता हुआ ना देख पाए। साओबी का फेशियल एक्सप्रेशन इस बात को बता रहा है कि वो ली की आवाज को सुनने के बाद काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही है। ली ने अपने फ्लेम से साओबी के आइस बॉल को बहुत बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया है, चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम दिखाई दे रहा है। अब मुझे कुछ चीज समझ में आया, जैसे कि साओबी आइस को कंट्रोल करती है और ली फ्लेम को कंट्रोल करता है। ये तो बहुत ही बैडएस कॉम्बिनेशन है। साओबी ली के तरफ अपना पीठ किए हुए सामने की तरफ से मुस्कुरा रही है, जो इस बात को बताता है कि साओबी ने अब यहाँ पर हार मान लिया है। वो चाहती है कि ली उसे जान से मार दे, इस वजह से वो अपनी एबिलिटी को यूज नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो इस बात को भी बताता है कि वो हमारे ली के लिए बहुत ज्यादा खुश है कि ली को किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म नहीं हुआ है। लेकिन ली तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। वो अपने फ्लेम स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है और तेजी से हमारे साओबी के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से इस बार बचकर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि साओबी ने अपने पूरे गार्ड को डाउन कर लिया है। हो सकता है कि हमारे ली ने साओबी को मार दिया हो, लेकिन आसमान से धीरे धीरे करके तेजी की रफ्तार से अब बारिश होना शुरू हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ली का फ्लेम वेपन है वो हमारे साओबी की जस्ट कुछ दूरी पर ही मौजूद है, यानी कि हमारे ली ने साओबी के ऊपर में अपने वेपन से अटैक नहीं किया। और फिर वो पीछे के तरफ से हमारी साओबी से पूछने लगता है कि बताओ आखिर मैटर क्या है, तुम कोई भी मूव क्यों नहीं ले रही, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम मेरे ऊपर में काउंटर अटैक कर सकती हो, लेकिन तुम अब पूरी तरीके से रुक चुकी हो। आखिर ये सब कुछ करने का तुम्हारा मतलब क्या है। और साओबी कहने लगती है कि ली मुझे बताओ, जैसा हम दोनों पहले रहा करते थे क्या वापस से हम दोनों उस जगह पर जा सकते हैं। बारिश की वजह से लिंग को होश आ गया है और वो बोलती है कि अचानक से मैं सो कैसे गई, यहाँ पर तो बहुत ही भारी बारिश हो रहा है। फिर वो सामने का नजारा देखती है जहां पर हमारा ली साओबी के पीछे में अपने वेपन को टिकाए हुए। और इसे देखने के बाद साओबी भी थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर दोबारा सोती हुए कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा और सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इन दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती। और वापस से सोते हुए लिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही है। साओबी और ली जो एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, ये सारी चीजों को मॉनिटर से कोई देख रहा है और वो बोलने लगता है दोनों टारगेट्स ने अब फाइट करना छोड़ दिया है और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लॉलीपॉप वाला बंदा कहता है कि थोड़ा सा और उन दोनों के नजदीक जाओ, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। साओबी अभी भी हमारे ली के तरफ अपना पीठ किए हुए खड़ी है और हमारा ली साओबी को देख रहा है और अपने फ्लेम को भी वो शांत कर लेता है। फिर वो साओबी से बोलने लगता है कि साओबी तुम। ली की बातों को काटकर साओबी कहती है कि ली अब मैं साओबी नहीं रही, अब मैं एक सीडर हूँ, एक मॉन्स्टर जिसे चीहुआ ने इन्फेक्ट कर दिया। ली तुम डिफरेंट हो, तुम ह्यूमैनिटी के लिए एक हीरो हो, एक रिस्पेक्टेड लीजियन कमांडर। तुम्हें मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। तुम बस इस बात को मान लेना कि अब मैं मर चुकी हूँ और अपना मोटिव को लेकर तुम आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ते रहे और उस लाइन को क्रॉस कर दिया, यहाँ की थोड़ी सी बातें आधी अधूरी चल रही है इसलिए ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारा जो ली है वो साओबी की बातों को सुनकर अपने कदमों को साओबी की तरफ आगे बढ़ा देता है और उसके पीछे में रुककर कहने लगता है कि आखिर माय ओन जस्टिस
कहने का तुम्हारा मतलब क्या था? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा जस्टिस हमेशा से अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना था और साथ में तुम लोगों को? और जब तक तुम यहाँ पर मौजूद हो, वापस जाने वाली बात तुम मुझसे करना भी मत। हम लोग साथ में आगे बढ़ सकते हैं। साओबी मुड़कर ली से कहती है कि ली, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ली कहता है, अगर तुम सचमुच में चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो मुझे बताओ कि आखिर उस लेबोरेटरी में हुआ क्या था। साओबी कहती है, क्या तुम्हें याद है जब हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे और हम लोगों ने अपने बात को फिनिश किया, उसके बाद मैं लेबोरेटरी के तरफ में गई थी। ऊपर से देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, लेकिन अंदर में कई ऐसी चीजें थी जो मैंने डिस्कवर की। अब वो टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां पर हमारी साओबी उस लैब के अंदर में दौरा कर रही होती है, यानी कि वहां का निरीक्षण कर रही है, जहां पर कई सारे हम लोगों को ह्यूमन साइज के टेस्ट ट्यूब्स दिखाई देते हैं और उन सब को गुजरते हुए साओबी अपने मन में कहने लगती है कि ये सब कुछ मॉन्स्टर्स के बॉडी है जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। हो ना हो ये सारे लोग यहाँ पर किसी प्रकार के कोई एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी एटवेस्टिक क्रीचर नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक मॉन्स्टर के ऐसे किसी फॉर्म को पहले नहीं देखा था। यहाँ पर तो कुछ ह्यूमन जैसे फॉर्म्स भी मौजूद है। ली साओबी की बातों को सुनकर बोलता है कि रुको, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एटवेस्टिक मॉन्स्टर का ह्यूमन शेप भी मौजूद था उस लैब में? साओबी कहती है कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो इन सारी चीजों के ऊपर में बिलीव करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा तब मुझे इस बात पे यकीन हो गया। उस डाटा में साफ साफ लिखा था कि ये जितने भी ह्यूमन जैसे मॉन्स्टर्स है उनमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस मौजूद है। लेकिन इससे ज्यादा डरावनी वाली बात ये थी कि आगे जाकर मैंने कई सारे एम्प्टी कंटेनर्स को देखा। ली कहने लगता है कि आखिर एम्प्टी कंटेनर्स को देखने के बाद तुम इतना ज्यादा डर कैसे सकती हो? आखिर एम्प्टी कंटेनर्स में होता ही क्या है? वो तो बस एक खाली डब्बा है, इसमें डरने वाली क्या ही बात है यार। साओबी बोलने लगती है कि मैंने वहां पर तुम्हारा नाम देखा जो कि अनकैप्चर्ड पर था। ये पास का सीन थोड़ा सा थ्रिलिंग था, लेकिन फिर इन बातों को जानने के बाद ली बोलने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? ली अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहां पर उसे एक्सपेरिमेंटल टेबल के ऊपर में लेटाया गया था और ली बोलने लगता है कि जब मैं अपने होश में आया तब मैं उस वक्त एक लैब में था। इतना ही नहीं, मैंने एक ह्यूमन शेप के एटवेस्टिक मॉन्स्टर का भी सामना किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोगों का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है? साओबी कहती है कि जब मैं कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ती चली गई, जो मेरे सामने में आया ना, वो ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो सीन मैं कभी भी नहीं भुला सकती। और हम साओबी को देखते हैं जो कि डोर को ओपन करने लगती है और अंदर में बहुत ज्यादा रोशनी होने की वजह से पहले तो हमारे साओबी को कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, लेकिन फिर वो जैसे ही अपने आंखों को एडजस्ट करती है और सामने का नजारा देखने के बाद साओबी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहां पर एक अजीबोगरीब सा क्रीचर टेस्ट ट्यूब के अंदर में बंद है। पता नहीं ये कौन सा क्रीचर है, लेकिन इसे देखने के बाद साओबी की तो हालत खराब हो गई है। इसके लंबे लंबे बाल है जो ये बात को दर्शाते हैं कि ये एक फीमेल क्रीचर है। अब जैसे ही सामने से इसका नजारा हमें दिखाया जाता है, ये बिल्कुल एक गोश्त के समान दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अगर शायद कोई कमजोर दिल वाला बंदा इसे देख लेता तो वो हार्ट अटैक में ही वहीं पर मारा जाता, लेकिन हमारी साओबी का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, इस वजह से वो ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर ली। कंटेनर के अंदर में हमें साओबी की तरह दिखने वाली एक चाइल्ड साओबी दिखाई देती है। सचमुच में ये साओबी है या नहीं, या फिर कोई और है, इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी ये क्रीचर है ये अभी अनकॉन्शियस है। साओबी की बातों को सुनकर ली बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि रुको, क्या तुमने वहां पर सेकंड सीडर गोस्ट बेनियान का कॉर्पस देखा? लेकिन जो रिपोर्ट मुझे दिया गया था तो उसमें तो बताया गया था कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और साओबी बोलने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। साओबी और ली इस बात से अनजान कि जमीन में कोई हलचल हो रही है। जमीन का सीना चीरकर एक अटैक तेजी से साओबी और ली के तरफ पे आगे बढ़ चुका है। और साओबी कहती है कि जब मैंने यहाँ पर डाटा को चेक करने का कोशिश किया तो मुझे कुछ चीजें मिली, लेकिन स्लटर टैलेंट की वजह से हमारे ली ने इस अटैक को नोटिस कर लिया है और इस वजह से वो इस अटैक से साओबी और अपने आप को बचा लेता है। ये अननोन अटैक अपने टारगेट को हिट करने में नाकामयाब रहता है और अटैक करने वाला बंदा कहता है, तो क्या यही है सीडर का असली पावर? आने वाला सीन थोड़ा सा लंबा है तो तुम लोग स्किप कर सकते हो। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने हैं, दिल की ये बातें धड़कन जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं,
तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। सूखे पत्तों की तरह थी मेरी ये जिंदगी, ओस की बूंदों के जैसे जब से मुझ पे तू गिरी, ओस की बूंदों के जैसे जब से मुझ पे तू गिरी। अरे बिरहा की बात तो तड़पन जाने है, सही गलत तो दर्पण जाने है, क्यों जोगी है जोगन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। इस खतरनाक अटैक की वजह से हमारे ली और सॉबी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, जिस वजह से हमारा ली काफी ज्यादा ब्लश कर रहा है, उसकी कान पूरी तरीके से रेड हो चुके हैं। इस अटैक को करने वाला बंदा ताली बजाकर अपनी एंट्री लेते हुए कहता है कि कैप्टन ली आप तो हमेशा से ही इंप्रेसिव रहे हैं। ये वही बंदा है जो हेलीकॉप्टर में मौजूद था और हमारे ली ने उस हेलीकॉप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये आते हुए कहने लगता है कि तुम मौत को छूकर वापस आ गए, इसके बावजूद भी तुम्हारी स्किल पहले जैसी ही है। सीधे शब्दों में अनबिलीवेबल। सीन बीस्ट बॉय के तरफ का दिखाया जाता है जो कि जिनरैन का सामना करते हुए कहने लगता है कि मैं बीस्ट बॉय हूं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, तुम देखो आज मैं तुम सबको एक ही बार में टेक डाउन कर दूंगा। सीन 20 मिनट के बाद का दिखाया जाता है 2013 8/26 का दिन है और फिर हमको सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है 2024 7/17 का दिन है। लेकिन बीस्ट बॉय के पास में कोई नहीं आता, इस वजह से वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कोई यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, कुछ ही पल में ये पूरा जगह डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या तुम में से कोई मेरी बातें सुन भी रहा है। और नीचे की तरफ से हमारा जिनरैन ये सब कुछ सुनते हुए कहने लगता है यहाँ तक कि ऑथर भी नहीं जानता कि चैप्टर अपडेट कब होगा, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने से क्या ही मिल जाएगा, मैं बस बकवास की बातें कर रहा हूँ। ये जितना भी हमारा बीस्ट बॉय और जिनरैन का अभी का सीन दिखाया गया है ये बस एक्स्ट्रा कुछ फालतू की चीजें हैं। सीन दिखाया जाता है हमारे सॉबी और ली के तरफ, जहाँ पर ये बंदा आते हुए बोलता है कि काफी लंबा समय हो गया है कमांडर ली एक दूसरे को देखे हुए, ये सचमुच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, आखिर किसने ऐसा सोचा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साइड में खड़े रहोगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने तुम दोनों को साथ में यहाँ पर देख लिया तो आखिर वो तुम दोनों के बारे में क्या सोचेगा, क्या वो लोग सस्पेक्ट करेंगे कि तुमने ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया है। फिर ठहाके मार के हंसने लगता है, ऐसा लगता है उसके पूरे बॉडी पर सर्जरी किया गया है और वो कहता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता, जब तक कि इससे पहले कि ये बंदा कुछ और बोल पाता ली अपने फ्लेम से इसके ऊपर में अटैक कर देता है। बेचारे का कुछ बाल भी बर्न हो गया है और इस वजह से ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हमारे ली ने सरप्राइज अटैक इसके ऊपर में कर दिया था और फिर हमारे ली के हाथों पर उसका फ्लेम स्वॉर्ड आ गया है। वो बोलने लगता है कि ये मेरा चॉइस है और मैं जिसे चूज करना चाहूं कर सकता हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। और खास करके तुम जैसे बंदे जो मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं बिल्कुल भी कोई हक नहीं देता कि वो मेरे बारे में कुछ बोले। हमारा सीन किसी जगह पर शिफ्ट हो गया है जहां पर एक बंदा चौंक कर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ली का जो बॉडी है वो डिसअपेयर हो गया। ये बंदा कांपते हुए सामने वाले बंदे से बोलता है कि हम लोगों को एक रिपोर्ट रिसीव हुआ था जहां पर यह बताया गया कि ली म्यूटेट होकर रिजोरेक्ट हो गया है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें यह करना पड़ा। और सामने वाला बंदा कहने लगता है तो इसके लिए तुमने यूली की कब्र की खुदाई की। यह बंदा गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों को सबसे पहले मुझे इन सारी चीजों के लिए एक सही एक्सप्लेनेशन देना होगा। और यह बंदा है डू हंग शियाओ, कमांडर इन चीफ ऑफ ड्रैगन कॉर्प्स। हान गुस्से में चीखते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को इजाजत किसने दी कि तुम लोगों ने ली के कब्र की खुदाई की। सामने वाला बंदा घबराते हुए बोलता है क्योंकि किसी ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ली म्यूटेट होकर वापस आ चुका है। डूहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे जो कुछ भी रीजन क्यों ना रहा हो, तुम लोग ह्यूमैनिटी के हीरो को इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि यूली इन्फेक्टेड हुआ था, इससे पहले कि वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में जाता उसने अपनी जिंदगी को कुर्बान करना सही समझा। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुम लोग यूली के नाम को इस तरीके से बर्बाद करो,
उसके ऊपर में इल्जाम लगाओ, मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी फोन की घंटी बजती है और दूहान फोन को उठाते हुए बोलता है कि दूहान बोल रहा हूँ, अगर इमरजेंसी मीटिंग है तो मैं जल्दी वहां पर पहुंच रहा हूँ। दूहान अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि अगर यूली तुम सच में म्यूटेट हो चुके हो। और दूहान फ्लैशबैक में जा चुका है जहां पर पहली बार हमारा ली दूहान से मिला था और हमारा ली उसे रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि मैं न्यू रिक्रूट हूं और मेरा नाम है यूली। और दूहान कहता है कि मैं हूं दूहान और अब से तुम मेरे साथ काम करोगे। अब एक मिशन दिखाया जाता है जहां पर दूहान और ली दोनों ही एक दूसरे के साथ में गए थे और ली दूहान से कहने लगता है कि मास्टर मैंने 18 मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। और दूहान कहने लगता है तो ज्यादा यहाँ घमंड करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और अब वो समय आ गया था जहां पर हमारे ली को प्रमोट किया जाना था, जहां पर दूहान बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे कई सारी अच्छी बातें भी बोलता है। और सारे फ्लैशबैक को सोचने के बाद अब दूहान कहने लगता है कि अगर सचमुच में तुम म्यूटेट हो गए हो तो ये सचमुच में एक ट्रबल वाली बात है। और सीन शिफ्ट हो गया है ह्यूमन अलायंस डिफेंस काउंसिल सुप्रीम मीटिंग के तरफ, जहां दूहान अपने बाकी के मेंबर से मिलते हुए कहता है कि जेंटलमैन आप लोगों से मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया। इस बंदे का नाम है टाओ किसान जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेंटर। टाओ कहता है कि अब जबकि कमांडर दूहान यहाँ आ चुके हैं तो हमें मीटिंग स्टार्ट करना चाहिए। तभी एक बंदा रिमोट का बटन दबाते हुए बोलता है कि रुको, इससे पहले कि हम लोग कुछ चीजें शुरू करें मैं यहाँ पर कुछ चीजें तुम लोगों को पहले दिखाना चाहता हूँ जिसके ऊपर में आज का हमारा ये मीटिंग रखा गया है। और ये बंदा का नाम है मु जीसू जो कि है चीफ ऑफ द एबेस। मु कहता है कि कमांडर डू, मेरे ख्याल से आप अपने फॉर्मर ड्रैगन क्लो स्क्वाड कैप्टन यूली से तो काफी ज्यादा वाकिफ होंगे जिसके पास में सिक्स्थ सेंस स्लॉटर टैलेंट था। दूहान कहता है कि हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो अपने लास्ट मिशन में जो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, एक हीरो की मौत मरा था। मैं नहीं जानता कि आखिर उसको यहाँ सामने लाने का तुम्हारा पॉइंट क्या है। मु कहता है कि मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन आया था जो कि मेरे अंदरूनी सोर्स से मुझे हासिल हुआ है। मुझे ये बात पता चली है कि ली अब एक सीडर के पावर से पजेस हो चुका है। तो क्या आप लोगों को अब ऐसा नहीं लगता कि उसने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया है? मौजूद मेंबर सारे के सारे चौंक जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। ये है टैंग शेन जो है डायरेक्टर ऑफ लाइट सोर्स। और टैंग कहता है ऐसा आदमी जिसके पास में सिक्स्थ सेंस है अब वो यहाँ सीडर बन चुका है। फुटेज दिखाते हुए मुंह कहने लगता है कि ये है रिसर्च फैसिलिटी का जिसे ली ने डिस्ट्रॉय कर दिया है अभी कुछ टाइम पहले ही। और साथ में डायरेक्टर टैंग, जहां तक मैं सही हूँ ये फैसिलिटी आपके ही अंडर में आती है ना? टैंग कहता है कि मेरे जानते हुए यहाँ पर किसी प्रकार का हमारा कोई भी बेस नहीं बनाया गया है और ना ही कोई हमारा इंस्टीट्यूट वहां पर है। इन सब बातों को सुनते हुए फिर कोई हंसने लगता है और ये होती है यू फेंग हुआंग, प्रेसिडेंट ऑफ मिंगजी, जो टैंग से कहती है कि ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि लाइट सोर्स के डायरेक्टर को ये तक नहीं पता कि यहाँ एक रिसर्च लैब है। टैंग कहता है प्रेसिडेंट यू, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप मेरे ऊपर में शक कर रही हैं कि रिसर्च से रिलेटेड चीजों को मैं अपने आप से भी छुपा रहा हूँ? यू फेंग मुस्कुराती हुई कहती है कि मैं तुम पर इस बात पे शक कर रही हूँ कि तुम हम लोगों से रिसर्च को छुपा रहे हो। ताऊ कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, इंटरनल बिट्रे एक सीरियस मैटर है तो हम लोगों को अभी के मैटर के ऊपर में फोकस करना चाहिए। चीफ मू जो बात कह रहे हैं अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि ली अब सीडर और सिक्स्थ सेंस दोनों से ही पजेस है जो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दूहान कहता है कि सेक्रेटरी ताऊ, आखिर आपका ओपिनियन क्या है इस मैटर पर? ताऊ कहता है कि मेरे ख्याल से ली अब ह्यूमन अलायंस डिफेंस काउंसिल का थर्ड एनिमी बन चुका है और जो भी ह्यूमैनिटी का एनिमी है उसे हमें अपने फुल फोर्स से एलिमिनेट कर देना चाहिए। दूहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे पास तो अभी पुख्ता सबूत भी नहीं है कि सचमुच में ली ने हमें बिट्रे किया है। आखिर हम ऐसे कैसे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं? मु कहता है कि कमांडर दूहान, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता? इस बात को हर कोई जानता है 17 म्यूटेट होने से पहले वो ली की गर्लफ्रेंड थी जो अब हमारी सेकंड ह्यूमन एनिमी बन चुकी है। अब जबकि ली भी म्यूटेट हो चुका है तो क्या आपको लगता है कि वो 17 को एलिमिनेट करने में हमारी मदद करेगा? दूहान हंसते हुए कहता है तो हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ली साओ भी म्यूटेट होने से पहले एबेस डिपार्टमेंट के लिए काम करती थी और जब से साओ भी म्यूटेट हुई थी तब से ली उसका पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि तुम भी उसकी मदद नहीं कर पाए। और अब यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग चीजें हो गई है तो तुम्हारा एटीट्यूड ये है। दूहान की बातों को सुनकर मुंह को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है लेकिन वो क्या ही कर सकता है। दूहान का गुस्सा तो उससे कई गुना ज्यादा है। वो टेबल पर अपना मुक्का मारते हुए बोलता है कि इस बात को तुम लोग मत भूलना, यूली ह्यूमैनिटी के लिए एक हीरो है। कमांडर बनने से पहले उसने कई सारे अचीवमेंट हासिल किए, यहाँ तक कि सेकंड सीडर को जान से मारने का वो दम रखता है। कमांडर बनने के बाद उसने अपने ट्रूप को लीड करते हुए साउथ के कई सारे सिटीज को दोबारा से हासिल किया और अब तुम लोग उसे ह्यूमन एनिमी का टैग दे रहे हो, क्या ये बात सही है? टैंक
कहता है कमांडर दुहान आप पहले अपने आप को शांत कर लीजिए, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि हमें किसी भी कंक्लूजन पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब तक अलायंस ने सिर्फ 2 ही एनिमी को लिस्ट किया था, उन दोनों के खिलाफ क्लियर एविडेंस था जिन्होंने ह्यूमन से म्यूटेट होने के बाद कई सारे मासूम ह्यूमंस को जान से मार दिया था, और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो इस बात को साबित करता है कि यूली ने ह्यूमंस को बिट्रे किया है। तभी मू को एक कॉल आता है और मू बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो दोबारा से अपेयर हो गया। मू अलायंस के लोगों को बताता है कि ह्यूमन एनिमी हिस्ट्री का फर्स्ट बाईजिन दोबारा से देखा गया है, जिसे सुनने के बाद अलायंस के लोगों में तो हड़कंप मच जाती है। सारे लोग बोलने लगते हैं कि क्या आखिर उसे कहां देखा गया है। मू कहता है कि ये बड़े ही इत्तेफाक वाली बात है कि अभी वो ली R-17 जहां मौजूद है उसी इलाके पर है। हम देख सकते हैं कि बाई जिन ने हमारी सू को कैप्चर कर दिया है और बेचारी हमारी सू अब क्या करने वाली है पता नहीं। और बाई अपने होठों पर उंगली करते हुए कहता है सीन 3 साल पहले रैंडम डे का दिखाया जाता है, जहां पर चीफ मू हमारे दुहान से मिलते हुए कहने लगता है कि कमांडर दुहान आपको अपने ली के बारे में कुछ करना चाहिए। वो बार बार हमारे एजेंट साउबी को गिफ्ट भेजता है जिस वजह से हमारे एबेस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। दुहान गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करने के लिए फ्री है और उन दोनों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का मेरा कोई भी राइट नहीं बनता। इस बात से मू गुस्से में आ जाता है और वो इस जगह पर से जाने लगता है और पीछे की तरफ से दुहान हंसते हुए बोलता है तो ठीक है आपका सफर अच्छा रहे। दुहान के पास में एक कॉल आता है जहां पर कॉल करने वाला बंदा कहता है कि कमांडर यूली ने दोबारा से ड्रैगन ग्रुप के वेयर हाउस से गियर्स को चुरा लिया है और एज अ गिफ्ट के तौर पर वो साउबी को दे दिया। इस बात से गुस्से में दुहान चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से ली को मेरे सामने में लेकर और अपने मन में कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि स्टोरेज रूम से कुछ चीजें तो मिसिंग है। और इसी फनी मूवमेंट के साथ और इस सस्पेंस के साथ कि हमारी सू का अब क्या होने वाला है, हमारा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।